हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th वालों के लिए है, जिसमें हम हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश देखेंगे और गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर जो आते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने गद्यांश लिया है, इसको ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा और इसको पूरा समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तो आपको क्या करना है, आपको पैसेज को पहले पूरा पढ़ना है, उसकी स्टोरी लाइन, उसकी थीम को समझना है कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्र का तीसरा अंग जो है वो जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबंद मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखो, ये रेखांकित भाग है, तो इसका मतलब पक्का इसकी व्याख्या पूछेगा। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दे जाएं तो राष्ट्र को लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आया है आपका, और अथवा लगा के देखो, ये रखा पूरा। और 2019 और 2022 में भी आ चुका है, तो 2024 में भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि क्या क्या है इस पैराग्राफ में। सबसे पहला पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम बताइए। तो देखो, प्रस्तुत गद्यांश ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं एवं इसका शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। ये हो गया पहला आंसर। दूसरा है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्र का तीसरा अंग है वो जन की संस्कृति थी। क्या थी? जन की संस्कृति है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है। ठीक है, तो राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है? संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। सब उसी में है, ये सब ऊपर है। नेक्स्ट है, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है। तो ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को संस्कृति कहा जाता है। क्या आया था? संस्कृति। देखो, ये आ गया, मैंने बोला था रेखांकित अंश की व्याख्या बोलेगा वो। तो देखिए, रेखांकित अंश की ये था हमारे पास में, जो रेखांकित अंश था, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरत कर दे जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। तो देखिए क्या होगा, क्या लिखेंगे इसके बारे में। राष्ट्र के संपूर्ण स्वरूप में संस्कृति का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि भूमि और जन का होता है। अर्थात भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संस्कृति है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व में संस्कृति के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो समृद्धिशील राष्ट्र को मिटते हुए देर ना लगेगी। संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए अनिवार्य भी हैं, और एक के ना रहने पर दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प ही संस्कृति है। अर्थात किसी समाज में ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है, वही संस्कृति है। नेक्स्ट है, संस्कृति का तात्पर्य है सभ्यता किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है, सभ्यता विकसित होती है, वही संस्कृति है। ठीक है, तो संस्कृति का पूछा था नेक्स्ट कि ये राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं। एक मिनट, ये रहा संस्कृति का क्या तात्पर्य है। उसके बाद लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है। तो देखिए,
लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार किसी भी वृक्ष का सारा सौंदर्य, सारा गौरव और सारा मधुरस उसके पुष्प में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन का चिंतन, मनन एवं सौंदर्य बोध उसकी संस्कृति में ही निवास करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं और राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो देखो सब इसी में है कि राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं। तो भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, इन दोनों के रूप में हमें जिस संस्कृति का दर्शन प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्रीय की वृद्धि संभव है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10th, संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार है। फिर है जन की संस्कृति से आप क्या समझते हैं। फिर है विकास और अभ्युदय का अर्थ और जन का मस्तिष्क। ठीक है, ये लगातार 4 क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला, संस्कृति के अभाव में जन की कल्पना व्यर्थ है, इसलिए संस्कृत को जन का मस्तिष्क कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है, व्यक्ति के जीवन में जिस सदाचरण एवं सभ्यता का विकास होता है उसी को जन की संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट है, विकास व्यक्ति या समाज जब उन्नत अवस्था में होता है तो वे विकास की संज्ञा दी जाती है। अभ्युदय का मतलब हो गया जो उदय की ओर उन्मुख हो, है ना। और संस्कृति जन का मस्तिष्क है। ठीक है, ये लास्ट था हमारा जो कि उसने पूछा था, है ना, कि जन का मस्तिष्क क्या है, तो संस्कृति है। तो इस तरीके से हमने इनको देखा, इस पैराग्राफ को देखा, इस पैराग्राफ से हिंट मतलब दिमाग लगाइएगा और किस तरीके से आप और अच्छा कर सकते हैं उसको सोचिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।